2 साल पहले यानी 2022 में केंद्र सरकार ने आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में चलाया गया। कहा गया कि आज़ादी के 75वें वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के रूप में झंडे को सामूहिक रूप से घर पर लाना न केवल तिरंगे के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये पहल लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत के राष्ट्रीय झंडे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। इस अभियान का ये तीसरा साल था। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक यह अभियान चला और करोड़ों झंडों की बिक्री हुई। संस्कृति मंत्रालय ने झंडे के साथ सेल्फी खींचने वालों को प्रमाण पत्र देने का भी कार्यक्रम चलाया और तमाम लोगों को सर्टिफिकेट बांटे गए। इस साल ये तिरंगा अभियान एक नए फीचर तिरंगा बाइक रैली के साथ लॉन्च हुआ। अभियान के पहले साल 22 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया गया और 10 करोड़ लोगों ने सेल्फी भी अपलोड की थी। डाक विभाग ने तिरंगा बेचने की खास योजना बनाई, यानी कुल मिलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए का तिरंगे का व्यापार हुआ। लोगों को रोजगार भी मिला, राष्ट्रभक्ति भी खूब दिखी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इससे क्या तिरंगे के सम्मान में भी बढ़ोतरी हुई या ये सब तिरंगे के सम्मान की कीमत पर हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात को लेकर उठ रहा है कि तिरंगे के इस व्यवसायीकरण की वजह से तिरंगे के लिए जो निर्धारित नियम कानून हैं उन्हें बदल दिया गया और दूसरे, इस व्यवसायीकरण से असल फायदा किन्हें पहुंचा? हर घर तिरंगा अभियान में जिस तिरंगे की बिक्री सबसे ज्यादा हुई वो पॉलिएस्टर से बना तिरंगा है, जबकि तिरंगा खादी का होना चाहिए। हालांकि 2022 में इस नियम में बदलाव करते हुए पॉलिएस्टर के तिरंगे को भी फहराने की अनुमति मिल गई और कहा जा रहा है कि इस नियम में बदलाव ही इसीलिए किया गया ताकि पॉलिएस्टर वाले तिरंगे को बड़े पैमाने पर बेचा जा सके। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तिरंगे को धारण करना एक गौरव का एहसास दिलाता है, लेकिन इसे सिर्फ खादी के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने तिरंगे में कपड़े के रूप में खादी की बहाली का आह्वान करते हुए कहा कि कपड़े को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में अपना सही स्थान मिलना चाहिए। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में उन्होंने इस बारे में एक लंबा लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सप्ताह में हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत की है, उसके मद्देनजर राष्ट्रीय ध्वज और देश के लिए इसके महत्व पर सामूहिक रूप से आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मोदी एक ओर तो राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिखावा कर रहे हैं और दूसरी ओर वो एक ऐसे संगठन के प्रति निष्ठा रखते हैं जो लंबे समय तक तिरंगे के प्रति उदासीन बना रहा। सोनिया गांधी कहती हैं कि ये उनका नैतिक दोहरापन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि ये तो एक अलग मामला है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडों को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, उसमें जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है, उसका आयात ज़्यादातर चीन या फिर अन्य देशों से किया जा रहा है, जबकि खादी का तिरंगा पूरी तरह से स्वदेशी है। सोनिया गांधी लिखती हैं अपने इस लेख में कि भारत की ध्वज संहिता में ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए ऊन, कपास, रेशम या खादी के टुकड़े से ही बनाया जाना आवश्यक है। खादी एक मोटा लेकिन बहुमुखी और मजबूत कपड़ा है जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में खुद काता और बुना था और हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मृति में ये एक विशेष अर्थ से भरा हुआ है। सोनिया गांधी के मुताबिक खादी एक ही समय में हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है और भारतीय आधुनिकता और आर्थिक जीवन शक्ति का भी प्रतीक है। इस शाश्वत प्रतीकवाद के सम्मान में तिरंगे पर कभी महात्मा गांधी के चरखे को केंद्र बिंदु के रूप में रखा जाता था और आधुनिक भारतीय ध्वज खादी को अपने एकमात्र कपड़े के रूप में मानता था। लेकिन 2022 में हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार ने मशीन निर्मित पॉलिएस्टर बंटिंग को शामिल करने के लिए एक आदेश के जरिए नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन कर दिया और पॉलिएस्टर के झंडे को खादी के झंडे की तरह जीएसटी से छूट दे दी गई। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे समय में जब हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की सेवा के लिए खुद को नए सिरे से बांधना उचित होता, सरकार ने उन्हें एक तरफ रख दिया और बड़े पैमाने पर बाजार मशीन से बने पॉलिएस्टर कपड़े को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि किस तरह इन सिंथेटिक झंडों का विरोध हुआ
लेकिन उन सब को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस मामले में कर्नाटक के हुबली जिले में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ KKGSS का उल्लेख किया, जिसे देश का ध्यान भारत के खादी उद्योग की प्रायोजित हत्या की ओर आकर्षित करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। KKGSS राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाली देश की एकमात्र यूनिट है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से मान्यता मिली हुई है। सोनिया गांधी का कहना है कि सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत पॉलिएस्टर विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में अपने गौरवशाली दिनों से बहुत दूर चला गया और 2023 और 2024 में स्थिति ये आ गई कि पॉलिएस्टर यार्न का वो शुद्ध आयातक बन गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम चीन से पॉलिएस्टर यार्न आयात कर रहे हैं और फिर इसी आयातित रेशे से धागा बनाकर अपना राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक का ये अपमान तब हो रहा है जब हम चीन के सशस्त्र बल हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। यह सरकार के दृष्टिकोण के खोखलेपन और अपर्याप्तता का नतीजा है कि हम अपनी विरासत को खोते जा रहे हैं। महात्मा गांधी के विचारों की तौहीन कर रहे हैं। खादी के झंडे से खादी कातने और देश के बुनकरों के लिए जो इतना बड़ा रोजगार का साधन है, उसके लिए इन सब का परिणाम विनाशकारी साबित हो रहा है। सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मामला कोई अपवाद नहीं है, बल्कि यह भारत की प्रतिष्ठित हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं जैसे खादी और अन्य चीजों को बढ़ावा देने में इस सरकार की उदासीनता का एक स्पष्ट मार्मिक चित्रण है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 के बाद से सरकार ने बड़े कॉरपोरेट हितों का समर्थन करने और देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र जो कि हमारे हथकरघा उद्योगों का घर हैं, उन्हें संरचनात्मक रूप से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया है। नोटबंदी, GST और कोविड-19 में जिस तरह बिना किसी योजना के लॉकडाउन लागू किया गया, उसकी वजह से हजारों हथकरघा श्रमिकों को अपना पेशा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी हथकरघा परंपराएं एक समाज और राजनीति के रूप में हमारे साझा इतिहास की एक जीवंत विरासत है, लेकिन सरकार की नीतियों ने उन्हें जिस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उससे यह साफ है कि सरकार कितनी बेपरवाह है। उन्होंने कहा कि GST हमारे हथकरघा श्रमिकों पर बोझ बना हुआ है। न सिर्फ अंतिम उत्पाद बल्कि धागों, रंग और केमिकल्स जैसे कच्चे माल पर भी GST लगाया गया है। उनका कहना है कि महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को विकृत करते हुए सरकार ने हमारी खादी स्पिनर्स और बुनकरों को मौजूदा खादी संस्थानों के बाहर अपनी सहकारी समितियां बनाने और अपने उत्पाद बेचने के लिए सशक्त बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, जिसकी वजह से खादी की सरकारी खरीद में गिरावट आई है। उनके मुताबिक सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि मशीन वाले चरखों से काती गई खादी को पारंपरिक हाथ से काती गई खादी के टैग के तहत धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इससे हमारे खादी काटने वालों को नुकसान हो रहा है, जिनकी मेहनत के बावजूद उनकी मजदूरी महज 200-250 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं है। यानी सोनिया गांधी का जो ये हमला है, इसका पहला आधार ऐतिहासिक है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में खादी का अहम योगदान रहा है, इसलिए गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए इसी कपड़े का झंडा होना चाहिए। भारतीय तिरंगे से संबंधित कुछ नियमों की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए 1950 में प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 लाया गया। 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बना, जो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारत के नक्शे सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर अंकुश लगाता है। इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है तो वो 6 साल के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य हो जाता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, राष्ट्रगान के गायन को रोकना, इस तरह के अपराध शामिल हैं। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51A के तहत बताए गए मौलिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य ये भी है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। 2002 में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और उससे फहराने से संबंधित कुछ नियम तैयार किए गए, जिनके आधार पर झंडा फहराने का नियम तय होता है। इसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कहा जाता है।
यह संहिता राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है। इस संहिता में यह भी उल्लेख किया गया है कि तिरंगे का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। ध्वज का उपयोग किसी उत्सव के रूप में या किसी भी तरह के सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं, अगर कहीं आधिकारिक प्रदर्शन होना है तो केवल भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से निर्देशित आकार प्रकार के अनुरूप चिन्ह वाले झंडे का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 दिसंबर 2021 को सरकार एक आदेश लाई जिसके तहत भारतीय ध्वज संहिता 2002 को संशोधित कर दिया गया। पहले नियम था कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते, हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, ऊन, रेशम या फिर खादी से ही बनाया जाएगा। लेकिन इस आदेश से पॉलिस्टर से बने झंडों को भी अनुमति मिल गई। उसके बाद 20 जुलाई 2022 को एक अन्य संशोधन के जरिए केंद्र ने राष्ट्रीय ध्वज को दिन के साथ साथ रात में भी फहराने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके पहले तिरंगा केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराने का नियम था।